हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल वास्तविक गैस के लिए या गैस के लिए हम कह सकते हैं वान डेर वाल्स समीकरण निम्न प्रकार होता है। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। ठीक है। अगर हम इसको खोलें, एक्सपेंड करें, तो हमारे पास क्या मिलेगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, P से मल्टीप्लाई करें P का, P के मल्टीप्लाई करें B का, तो इसको हमें PV के फॉर्म में प्राप्त करना है। PV इज इक्वल टू RT तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, माइनस A अपॉन V प्लस BP और फाइनली प्लस AB अपॉन V स्क्वायर। ठीक है। तो PV के फॉर्म में हमें वान डेर वाल्स गैस समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b जो कि वान डेर वाल्स स्थिरांक है, हमें मालूम है ये भी, इनका मान बहुत कम होता है। इसलिए दाब का मान अत्यधिक न हो तो AB अपॉन V स्क्वायर, ये जो हमारा टर्म है, पद है, इसका मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है। कब होता है? जब दाब का मान अत्यधिक ना हो, तब ऐसी स्थिति में इसका मान बहुत कम हो जाता है। इसलिए इसे नगण्य मान सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हमने निगलेक्ट किया तो हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V प्लस BP। ठीक है। और चूंकि PV इक्वल टू RT होता है तो V इक्वल टू RT अपॉन P लिख सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण जैसे कि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है आपका RT, देन V इज इक्वल टू RT अपॉन P। ओके। तब नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि जहाँ पर V है उसकी जगह अब हम RT अपॉन P प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो हो जाएगा RT माइनस V की जगह अगर हम RT अपॉन P रखें तो क्या हो जाएगा AP अपॉन RT प्लस BP। ठीक है। ये हो गया हमारा PV इक्वल टू, और यहाँ से V का मान निकालना चाहें तो हमें प्राप्त होगा RT अपॉन P माइनस P नीचे आएगा तो यहाँ क्या बचेगा A अपॉन RT प्लस B। ओके। इसको मान ले हम इक्वेशन, अगर इसको माने हम इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम 3। अब समीकरण नंबर 3 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करें। समीकरण नंबर 3 को दाब स्थिर रखते हुए ताप के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका मतलब डेल V किसके सापेक्ष है? दाब के सापेक्ष है।
और यहाँ पे क्या आएगा आपका स्थिर, सॉरी स्थिर हमारे यहाँ पे दाब है, तो यहाँ आएगा आपका P और यहाँ आएगा T। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P हो गया, और दिस इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमको R अपॉन P। T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा R अपॉन P बचेगा, माइनस A अपॉन RT है। अगर इसको हम ताप के सापेक्ष अवकलन करते हैं 1 अपॉन RT माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब A अपॉन RT स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और B चूँकि कांस्टेंट राशि है तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो शून्य प्राप्त होगा। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 से फिर देखें, रीअरेंज करें उसको, समीकरण नंबर 3 को हम, ठीक है। इस समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। तो जब हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हमें मिलेगा R अपॉन P का वैल्यू निकालना है समीकरण नंबर 3 में। R अपॉन P के टर्म में अगर हम इसको निकालें इस समीकरण से पुनर्व्यवस्थित करने पर, समीकरण नंबर 3 का पुनर्व्यवस्थित करने पर R अपॉन P इक्वल टू V माइनस V अपॉन T आ जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा हमारा प्लस A अपॉन RT स्क्वायर। चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंज करने पे हमें ये इक्वेशन प्राप्त होता है, ये इक्वेशन हो गया हमारा 5। तो हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर लिया हमने V के टर्म में, उसके बाद इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट V, और इसी समीकरण को हमने पुनर्व्यवस्थित करके भी लिख लिया है। तो इक्वेशन नंबर 3 का हम 2 प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तो हमने किया है डिफरेंशियल, और यहाँ हमने किया है अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन से हमने 2 प्रकार से प्राप्त कर लिया है। नाउ इक्वेशन नंबर 5 से R अपॉन P का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अब ये जो R अपॉन P का मान प्राप्त हो रहा है, इसका मान हम इस समीकरण में R अपॉन P की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू R अपॉन P की जगह हम रख देंगे ये मान V माइनस V अपॉन T प्लस A अपॉन RT स्क्वायर, और यहाँ भी A अपॉन RT स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये 2A अपॉन RT स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2A अपॉन RT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कैसे कह सकते हैं आपके लिए, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन T माइनस B अपॉन T प्लस 2A अपॉन RT स्क्वायर, राइट। अगर हम देखें इसके अंदर तो यहाँ से हम 1 अपॉन T कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा आपका V, यहाँ माइनस V प्लस 2A अपॉन RT, ठीक है। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब नेक्स्ट स्टेप में, तो T कहाँ जाएगा ऊपर और 1 नीचे, तो T ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इंटू T इज इक्वल टू
वी माइनस वी प्लस 2a अपॉन आर टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा आयतन v है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, LHS में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा अब, डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p t माइनस v इज इक्वल टू माइनस वी प्लस 2a अपॉन आर टी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a अपॉन आर टी माइनस v। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 प्राप्त हो गया था हमें किससे, वान डेर वाल्स समीकरण को हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से v का मान प्रतिस्थापित कर दिया तो हमें pv के फॉर्म में ये प्राप्त हुआ। फिर यहाँ से p को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे v के टर्म में प्राप्त हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम 2 बार करेंगे उपयोग, एक बार डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट p, एंड सेकेंड रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 से हमने ये प्राप्त कर लिया। और वहाँ पर फिर r अपन p का मान जो इक्वेशन नंबर 5 में प्राप्त हुआ उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में इसकी जगह पुट कर दिया, तो हमारे फाइनली ये इक्वेशंस आ गए। ठीक है बेटा, नाउ थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हम जानते हैं, ये भी आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, V इज इक्वल टू T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। ठीक है, ये एक थर्मोडायनेमिक ऊष्मागति के संबंध है। तो इसका उपयोग करके हम निकाल सकते हैं क्या, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T का मान क्या मिलेगा हमको, माइनस T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P माइनस V। ठीक है, इसका मान हमने इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन से ज्ञात कर लिया है। ओके, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो मान प्राप्त हो रहा है हमें डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी का, उसको हम यदि जूल थॉम्सन गुणांक पे पुट करें तो जूल थॉम्सन गुणांक क्या है हमारा, म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या होता है ये, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी, यही होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक, तब समीकरण नंबर 8 से डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे, जूल थॉम्सन गुणांक के बाद एक समीकरण में उसका मान रख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, म्यू जे टी इज इक्वल टू टी माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा, तो टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी अपॉन सी पी, या इसको यूँ लिख लें हम 1 अपॉन
सी पी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मानिए हमारा इक्वेशन नंबर 9, राइट। अब हम समीकरण नंबर 7 देखें तो हमारे पास समीकरण नंबर 7 में क्या है, टी डेल वी अपॉन, समीकरण नंबर 7 क्या है हमारा, टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। तो इस समीकरण की अगर हम तुलना करें समीकरण नंबर 7 से, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू जेड टी जूल थॉम्सन गुणांक इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस वी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हम लोग को। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है।